Hey guys, this is me Mudita and once again welcome on Mudita IAS Warriors। आज हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं एनसीईआरटी के। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो इंटरनल क्वेश्चन हो या चैप्टर एंडेड क्वेश्चन हो, सारे ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने लाइफ प्रोसेस की वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख सकते हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट क्यों है, क्यों जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफ्यूज़न से अपना रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा क्यों नहीं कर सकते। तो उसका आंसर है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइक ह्यूमन हैव वेरी बिग बॉडी एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। जो ह्यूमंस होते हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है, हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहे होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन O2 की डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। हमें एनर्जी बहुत जल्दी चाहिए होती है, इसलिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो डिफ्यूज़न से नहीं फुलफ़िल हो सकती इनटू बॉडी क्विकली इन ऑर्डर टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो केवल डिफ्यूजन से फुलफिल नहीं हो सकती मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टू सर्कुलेट ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स। बिकॉज ऑफ इट्स स्लो नेचर डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट। क्योंकि ये बहुत ही स्लो है, इसकी वजह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस नहीं हो सकता, फुलफिल नहीं कर सकता ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। हमने पढ़ा था डिफ्यूजन कहाँ पे यूज होता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनेली होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं वो डिफ्यूजन से अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं क्योंकि वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनेली होते हैं और उनको डिफ्यूजन से बाहर से ऑक्सीजन लेना होता है और अपने प्रोसेस को करना होता है। बट लाइक ह्यूमन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बार बार जल्दी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको अभी O2 चाहिए, अभी आपको ऑक्सीजन चाहिए बहुत सारे कामों के लिए, डिफ्यूज़न होने में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ नहीं हो पाता, यानी डिफ्यूज़न से नहीं हो पाता। तो कैसे होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक अलग से पूरा सिस्टम होता है जो हमने रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा था जिससे प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What criteria do we use to decide whether the something is alive? कौन सा क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि कोई चीज़ अलाइव है, यानी कि किसी भी चीज़ में जान है, वो जिंदा है। तो इसका आंसर होगा, हम किस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वॉकिंग, ब्रीदिंग, ग्रोथ एंड अदर विजिबल चेंज, कुछ ऐसे चेंज जो हमें नज़र आते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि समथिंग जो चीज़ है वो क्या है, अलाइव है। चेंज कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर समथिंग इज़ अलाइव और डेड। फॉर एग्जाम्पल, कोई पेड़ है तो आप उसमें चेंज देखोगे। आपके घर के पास एक पेड़ है और आपके घर के पास एक बिल्डिंग है, तो अगर आप कंपेयर करो तो क्या जो पेड़ है, अगर हम पहली बात करें वॉकिंग की, तो ना तो बिल्डिंग वॉक करेगी ना ही पेड़ वॉक करेगा। दूसरा ब्रीदिंग से, ग्रोथ से, तो ब्रीदिंग, तो बिल्डिंग भी ब्रीथ नहीं करेगी पर जो पेड़ है वो ब्रीथ करता है, उसकी ब्रीदिंग आपको नज़र नहीं आएगी लेकिन उसमें प्रोसेस हो रहा है। ग्रोथ की बात करें तो हम ग्रोथ देख सकते हैं। और हम इसको, जैसे अगर आप ट्री की बात करें, आप कैसे पता लगाओ कि ये जिंदा है यानी इसमें जान है। तो जो पौधा है वो पहले छोटा होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, इसके ऊपर फल आते हैं, फूल आते हैं, ये हिलता है, चलता नहीं है लेकिन मूवमेंट करता है, हिलता है। तो इन सारे प्रोसेस से हम बता सकते हैं कि ये क्या है, अलाइव है। डिटरमाइन वेदर समथिंग इज अलाइव और डेड। पर बिल्डिंग को आप देखोगे, बिल्डिंग क्या बड़ी हो जाएगी अपने आप, चल के एक जगह से दूसरी जगह चल जा पाएगी, या बिल्डिंग पे बिल्डिंग के जैसे ही बिल्डिंग्स बन सकती हैं, नहीं। तो वो सारी चीज़ें से हम आइडेंटिफाई करते हैं। हाउएवर सम लिविंग थिंग विल हैव चेंज दैट आर नॉट विजिबल टू आवर आई, हैंस प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस इज़ अ फंडामेंटल क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन उसके लिए हम फंडामेंटल क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं डिसाइड करने के लिए क्या चीज़ अलाइव है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या होता है, यानी कच्चा माल जो बाहर से लेते हैं ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से इन्वायरमेंट से कौन से रॉ मटेरियल लेते हैं। आउटसाइड रॉ मटेरियल इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। तो बाहर से क्या लेते हैं, फूड और ऑक्सीजन। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट वरीज फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इट इज़ लिविंग। सो अगर हम बात करें कि एनवायरनमेंट से क्या चीज़ लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, फूड लेते हैं। अगर ऑटोट्रॉप्स की बात करें हम, तो वो क्या लेते हैं, बाहर से CO2 लेते हैं। तो वही रॉ मटेरियल हो गया कि जिसको नेचर से ऑब्टेन करें। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे बोला होता कि ऑटोट्रॉप्स क्या लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो क्या लेते हैं बाहर से एनवायरनमेंट से, तब आप बोल सकते हो कि वो CO2 लेते हैं। हेट्रोट्रॉप को बोलेंगे तब आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कौन से प्रोसेस ज़रूरी है लाइफ के लिए, तो आप क्या बोलोगे, लाइफ प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इसेंशियल फॉर मेंटेन लाइफ। तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो ज़रूरी है लाइफ प्रोसेस के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन हैं। इंटेक्स क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक के बाद आपको एनसीईआरटी में इस तरीके से, आप एनसीईआरटी में देखोगे जब आप एक टॉपिक पढ़ लेते हो तो साइड में बॉक्स होता है, वहाँ पे ब्लू कलर के आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो क्वेश्चन भी करने होते हैं आपको। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसको हमने पहले भी किया था जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, नोट्स में भी मैंने आपको ये करवाया था ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं और किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे हमने अलग अलग न्यूट्रिशन के टाइप भी पढ़े थे जब न्यूट्रिशन टॉपिक को पढ़ा था। फूड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO2, वाटर एंड सनलाइट। यहाँ पे जो खाना बनाया जाता है वो किसकी हेल्प से बनाया जाता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और इसके साथ में एक और चीज़ होती है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। और फूड यहाँ पे प्रिपेयर नहीं हो सकता इन सारी चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे क्लोरोफिल रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस है, और भी डिफरेंस आप ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हर मटेरियल कहाँ से लेते हैं प्लांट्स। तो ये फोटोसिंथेसिस वाले जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो भी इस क्वेश्चन नहीं, लेकिन हमने टॉपिक को अच्छे से किया था, वहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन भी दिखाई थी। तो आपको फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट्स रिक्वायर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस। देखियो, CO2 ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है, एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमेटा। जो लीव्स होती है, लीव्स के ऊपर पोर्स होता है, उसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है, हमने पढ़ा। वहीं से CO2 अंदर जाएगा और वहीं से O2 बाहर आएगा। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर कहाँ से मिलेगा, जड़ों से पानी सोख के पूरे प्लांट में जाएगा। सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, तो जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर सनलाइट को ट्रैप कर लिया जाता है, उसके बाद आगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। इसके अलावा कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो वो भी वाटर में डिजॉल्व होकर सॉइल से ही मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से प्लांट को मिलती हैं वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल होता है। हमने पढ़ा था कि एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में। HCl प्रेजेंट इन द स्टमक डिजॉल्व्स फूड पार्टिकल्स एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। हमने पढ़ा था कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो स्टमक में जाएगा, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और हर जगह पे फूड का डाइजेशन का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो स्टमक में हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एंड क्रिएट एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे डाइजेशन के लिए स्टमक में एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, जिसके लिए HCl प्रोड्यूस होता है। इन एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम pepsinogen is converted into pepsin. HCl is stomach also act as protective barrier against the many disease causing pathogen. तो यहाँ पे एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरा क्या है कि HCl प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे
पैथोजेंस या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और HCl से हमारे स्टमक को कोई हार्म ना हो तो इसके लिए एक इनर लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है स्टमक को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या रोल होता है? तो देखिए हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही हेल्प करते हैं डाइजेशन को और ज़्यादा तेज करने में। डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल वंस। जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है उसको सिंपल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दिस विल मेक द फूड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ईजी एंड इफेक्टिव। एब्जॉर्ब्ड फूड इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एंजाइम सारी जगह पे होते हैं, लाइक जब मुंह में आपका खाना जाता है तो माउथ में एंजाइम होते हैं, स्टमक में जाता है तो स्टमक में एंजाइम होते हैं। एंजाइम होते क्या है? अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं एंजाइम, तो जैसे आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, कोई रिएक्शन कर रहे हो, 2 केमिकल डाला, अब इसको रख दिया, रिएक्शन होने में 2 घंटा लगेगा। अब रिएक्शन को तेज करने के लिए अगर हम थोड़ी सी हीट दे दें, थोड़ा सा इसे बर्नर पे हीट कर दें तो रिएक्शन बहुत जल्दी से हो जाएगी। तो यही चीज़ होता है, एंजाइम क्या करते हैं? हमारे फूड डाइजेशन को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिज़ाइन किया गया है कि वो एब्जॉर्ब कर सकें फूड को, डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक जब फूड पहुंचता है तो वो बहुत ही अलग फॉर्म में पहुंच चुका होता है। आप जो फूड खाते हो तो उसका पूरा जो ब्रेकिंग डाउन होता है वो तो माउथ में ही हो जाता है, फिर उसका कुछ डाइजेशन स्टमक में हो जाता है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो उसका जो स्वरूप है बिल्कुल बदल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड एज माइक्रोविली। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविली, विच इंक्रीज द सरफेस वॉल्यूम विच मेक एब्जॉर्प्शन मोर एफिशिएंट। जो वॉल्यूम बढ़ा देता है, सरफेस वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन यानी जो दीवारें हैं वो सोख सकें, वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती हैं। विद इन द विली देयर आर न्यूमरस ब्लड वैसल दैट ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसकी जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, ये सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हो जाता है क्या? जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ब्लड वेसल में जाएगा, एब्जॉर्ब हो गए, तो ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा? हमारी सारी नसों में, खून की रक्तियों में पहुँच जाएगा और सारे बॉडी में पहुँच जाएगा। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि जब ब्लड में मिल गया तो वो बॉडी के हर पार्ट तक ऑलरेडी पहुँच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? तो यहाँ पे पहले 2 वर्ड आपको समझने होंगे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। एक्वेटिक वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक वर्ड यूज़ किया जाता है वाटर के लिए। तो ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल यूज़ किया जाता है लैंड के लिए। ऐसे जीव जो लैंड पे या ज़मीन पे, धरती पर रहते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। जो पानी में रहते हैं उसे हम एक्वेटिक बोलते हैं। तो दोनों में ऑक्सीजन जो लिया जाता है उसमें क्या डिफरेंस है? Terrestrial organism breathe by using atmosphere oxygen, where aquatic organism take oxygen dissolve in water। तो सिंपल एक डिफरेंस तो ये है भाई, देखो कि हमें जो ऑक्सीजन चाहिए हम डायरेक्ट अपने एनवायरनमेंट से ब्रीद करके ले लेते हैं, लेकिन जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुल जाती है और उस पानी के थ्रू वो ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन लेवल इज़ हाई इन एटमॉस्फेयर एंड कंपेयर टू वाटर। तो देखिए हमें जो ऑक्सीजन मिलती है यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो कम होती है। हेंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट टू ऑब्टेन ऑर्गेनिज्म, वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ फास्टर टू गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो इसलिए हमारे आसपास तो बहुत ऑक्सीजन है, तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम बहुत जल्दी सांस लें कि अपनी ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हमसे ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है, जिससे वो अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और आपने फिश के बारे में पढ़ा होगा कि वो किस तरीके से वाटर को अपने गिल्स में भर लेती हैं, फिर वहाँ से ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर पानी को वापस छोड़ देते हैं, क्योंकि पानी में ही ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। अगला क्वेश्चन है,
What are the different ways in which glucose is oxidized टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म? डिफरेंट वे क्या होता है जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी। तो यहाँ ये हमने टॉपिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। जब इसमें हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, उसका ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद ही हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ठीक है, जो आपने फूड खा लिया वो ग्लूकोज तो बन गया, लेकिन अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तब एनर्जी मिलेगी। तो कैसे होता है वो? तो हमने पढ़ा था जब इस चैप्टर को टॉपिक को पढ़ा था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ अलग अलग तरीके से होती है। इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज जो होता है उसमें 6 कार्बन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में यहाँ पे ये 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पाइरुवेट प्रोसेस नॉन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो इसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है। फर्दर ब्रेकडाउन होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग, तो वो हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया भी था। देखिए ये होता है ग्लूकोज जहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का। तो इसका फर्स्ट ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन में। तो इसको हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस 1 प्रोसेस से 2 पे जाने को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और यहाँ पे कार्बन 3 हो जाते हैं, इसे पाइरुवेट बनता है। अब इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब बिना ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन होगा आगे का, तो वो किस में होता है? ईस्ट में होता है। और हमारा बाई प्रोडक्ट क्या होता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज, और यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मिल रही है पर लिमिटेड अमाउंट में मिल रही है, तो ये कहाँ पे होता है? मसल सेल्स में होता है, जिसके लिए लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी। जैसे कि आप रेस में भागते हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये पार्ट होता है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हमारी बॉडी में नॉर्मली ये वाला प्रोसेस, ये वाला पाथवे फॉलो होता है। और समटाइम जब हम रनिंग करते हैं या हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, भागते हैं, जंप करते हैं, तो ये वाला प्रोसेस भी होता है, साथ साथ दोनों ही प्रोसेस होते हैं। तो ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है, उसको आप इलेबोरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग, फिर भी ये डायग्राम आप ज़रूर बनाएं कितने भी मार्क में क्वेश्चन आए। हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग? ह्यूमन बींग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? Oxygen and carbon dioxide is transported in human being by blood stream। तो हमारे बॉडी में O2 और CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है? ये हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल के थ्रू। ऑक्सीजन इज कैरीड टू द सेल्स वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड अवे फ्रॉम द सेल। ऑक्सीजन है वो सेल तक लाया जाता है, बॉडी तक लाया जाता है। ठीक है, O2 जो है उसे लाया जा रहा है बॉडी तक। ठीक है, एक एक सेल तक। और यहाँ सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है? बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन को लाया जाता है और CO2 को बॉडी से, सेल से बाहर निकाला जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस बिटवीन द अल्वियोली ऑफ लंग्स एंड द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। और एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पे होता है? अल्वियोली में, लंग्स में। और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी हर जगह कनेक्ट होती हैं, चाहे हम हार्ट की बात करें, लंग्स की बात करें। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड कैपिलरी, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द लंग्स बाय डिफ्यूजन, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लंग्स अल्वियोली ब्लड कैपिलरी बाय डिफ्यूजन। तो इस तरीके से अल्वियोली में गैस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस? कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं लंग्स को जिससे गैस एक्सचेंज का एरिया बढ़ सके? विद इन द लंग्स द एयर पैसेस डिवाइड इनटू स्मॉल एंड स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई विच इन द फॉर्म ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो अल्वियोल में हमने पढ़ा था कि अल्वियोल जो होते हैं, ठीक है, अल्वियोल के अंदर फर्दर वो डिवाइड होते हैं ट्यूब्स के अंदर, ब्रोंकियाई यानी बहुत सारी आप कह सकते हो रूट्स में, और इन रूट्स में बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स होती हैं। ब्रोंक्यूल्स मतलब इनकी फर्दर फाइन फाइन कैपिलरीज, बहुत फाइन ब्लड वेसल जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और इसकी वजह से जो एरिया है वो बढ़ जाता है। ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इनका बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है।
अल्वियोल कहते हैं। द अल्वियोल प्रेजेंट इन द लंग्स प्रोवाइड मैक्सिमम, और अल्वियोल की वजह से ही मैक्सिमम गैस एक्सचेंज हो पाता है। अल्वियोल हैव एन वेरी थिन वॉल कंटेन अ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, बहुत ही घना ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज हो पाता है। Come to the next, what are the component of the transport system in human being? ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट, और उनका फंक्शन क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। एक तो आपका सेंटर में होता है हार्ट, इसके अलावा ब्लड और ब्लड वेसल जो पूरा सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, ये मेन कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन बींग में। फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। इट रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी CO2 वाले ब्लड को रिसीव करता है अलग अलग पार्ट से, और उसे सेंड करता है इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक। ठीक है, तो ये पूरा हार्ट का फंक्शन होता है पंपिंग का। ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट। जो ब्लड है वो इन सारी चीज़ों का क्या करता है, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड वेसल की बात करें तो ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमें पता है कि जो ब्लड वेसल है, हमने देखा किडनी के साथ भी ब्लड वेसल कनेक्ट है जिन्हें हम वीना कावा कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि हार्ट के साथ भी हमारी ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन्स कनेक्ट थी, और लंग्स में जाते हैं वहाँ पे भी कैपिलरीज कनेक्ट हैं। तो ये जो ब्लड वेसल है ये बॉडी के हर पार्ट तक कनेक्टेड हैं, और ये सारे फंक्शन को होने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इन्हीं के थ्रू जो ब्लड है और ऑक्सीजन वाला ब्लड है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे पहुंच पाती हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी में, और ये उनके फंक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल एंड बर्ड्स। मैमल्स वो होते हैं जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। बर्ड्स तो आपको पता है एग देते हैं। तो इसमें O2 और CO2 वाले ब्लड को अलग करना क्यों ज़रूरी होता है, वाई। Mammal and birds are warm blood animal which keep their body temperature constant irrespective of the environment they live। हम लोग कैसे होते हैं, यानी मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड, तो बॉडी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन फॉर मोर सेलुलर respiration so that the warm blooded animal produce more energy to balance their body। so warm blooded animals produce more energy। warm blooded जो होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। hence it is very important to warm blood animal to separate। इसके लिए इनको सेपरेट करना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। हाउ ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई वाला जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे पढ़ाया जाता है एक एक ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक फीचर के बारे में, जो आपको क्लास 9 में लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होते हैं उसमें 2 तरह के टिश्यू होते हैं, विच इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आपको पता है, जाइलम मैंने पढ़ाया था क्या करता है, जाइलम नीचे से ऊपर की ओर वाटर, ठीक है, H2O और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है, और फ्लोएम जो टिश्यू होते हैं वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में फूड का सप्लाई करते हैं। तो ये आपको 2 टिश्यू का नाम याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम, और उनका फंक्शन याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि जाइलम पार्ट्स, trachea or vessels of roots, stem, leaf are interconnected from the continuous system of the water conducting channel। तो जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होते हैं वैसे ही प्लांट में वाटर कंडक्टिंग
चैनल्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, इनके भी अलग अलग प्लांट्स में टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपीरेशन करते हैं और ये पूरा एक प्रेशर को मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से पानी ऊपर की ओर सक करता है। जैसे कि स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं लीव्स के, जब ये ओपन होते हैं तो ये पानी को ऊपर की तरफ पुश करते हैं जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट हो जाता है और कंटिन्यूअस जो है सप्लाई होता है। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन हमने पढ़ा था जिसके थ्रू फूड का सप्लाई होता है। आफ्टर दिस देयर इज अ स्टीडी मूवमेंट ऑफ वाटर रूट जाइलम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट कंडक्टिंग इंटरकनेक्टिंग। तो सारे प्लांट जो कनेक्ट होते हैं उस सब तक पानी का जो सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई है वो हो जाता है। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसके लिए वर्ड हमने पढ़ा था ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, फूड इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बाय द स्पेशल ऑर्गन जिसको हम फ्लोएम या फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, फूड और डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाता है और इसका जो सप्लाई होता है टू वे होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। और जो फूड नहीं खत्म होता, ठीक है, जो एनर्जी नहीं खत्म होती उसको एटीपी के फॉर्म में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है जो बाद में फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। दिस हेल्प ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल एज पर द नीड्स। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिफाइन कीजिए। अ नेफ्रॉन इज अ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फिल्ट्रेशन या बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन। इट कंसिस्ट अ ट्यूब्यूल विच इज कनेक्टेड विद द कलेक्टिंग डक्ट, तो ये कनेक्ट होती है ट्यूब्यूल से जो कंडक्टिंग डक्ट के कलेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्ट होता है। कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक साइड में बमन कैप्सूल के साथ अटैच होता है। दिस फिल्ट्रेट कंटेन ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, मेजर अमाउंट, इन सारी चीज़ों को सेपरेट करने का काम करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आपका 2 मार्क्स में आता है तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर ये आपका लॉन्ग आता है तो ये आपका नेफ्रॉन का डायग्राम है, आप डायग्राम ड्रॉ करोगे और यहाँ सबका फंक्शन लिखोगे कि यहाँ कैपिलरी का क्या फंक्शन है, यहाँ पे ब्रांच इसका क्या फंक्शन है, यहाँ पे ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, इसके अलावा ग्लोमेरुल्स का क्या फंक्शन है, कलेक्टिंग डक्ट है वो किस तरीके से काम करता है, और यहाँ पे ट्यूब्यूल का बमन कैप्सूल है। तो बमन कैप्सूल ये जो पूरा नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे नेफ्रॉन का पूरा फंक्शन है, इसको ओपन करके आप ड्रॉ करके उसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है एक्सक्रीशन के लिए। जैसे ह्यूमन में तो हमने पढ़ा था नाइट्रोजीनस वेस्ट को निकालने के लिए यूरिनेशन होता है, तो प्लांट्स में क्या होता है, द प्लांट गेट रीड ऑफ गैसियस प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंकेल्स इन स्टेम्स। सो देखो गैस एक्सचेंज तो हमने पढ़ा है कि वो जो CO2 का बाई प्रोडक्ट होता है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देता है। द प्लांट्स गेट रिड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, इसके अलावा जो इसका सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होता है वो कैसे रिमूव करता है, अपनी पत्तियां गिराकर। पीलिंग ऑफ बार्क एंड फैलिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट होता है उसके साथ में कुछ पत्तियां फ्लावर जो वो होते हैं वो झड़ जाते हैं, टूट के उससे अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। द प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट ऑफ सिक्रेटिंग डेम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स, इसके अलावा कुछ गोंद, कुछ चिपचिपा मटेरियल, इस तरीके के कंटेंट निकलते हैं, वो भी अपने जो वेस्ट होते हैं उसको रिलीज करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम, इसके अलावा कुछ वेस्ट को वो स्टेम के थ्रू रिलीज करते हैं, पत्तियों के थ्रू गिरा देते हैं, इसके अलावा जो उनकी स्टेम होती है उसके थ्रू, और इसके अलावा कुछ पार्ट्स को वो रूट्स के थ्रू सॉइल में भी रिलीज करते हैं। तो ये सारा तरीका होता है जिससे एक्सक्रीट करते हैं प्लांट्स। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसे कैसे रेगुलेट किया जाता है। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजॉल्व्ड वेस्ट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो जितना वाटर डिजॉल्व और जितना वेस्ट प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी में, अदर फैक्टर में भी इन्वायरमेंट ADH हार्मोन विच रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो ADH हार्मोन मेन होता है जो यूरिन को रेगुलेट करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर एंड क्वेश्चन है। अभी तक के जो हमारे क्वेश्चन थे वो इंटेक्स क्वेश्चन थे। इंटेक्स क्वेश्चन यानी कि जो आपको चैप्टर के बीच में इंटरनल क्वेश्चंस थे जो आपको चैप्टर के बीच में दिए जाते हैं। अब हमारा जो चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर एंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको MCQ टाइप क्वेश्चन पहले दिए हुए हैं
द किडनी इन ह्यूमन बींग आर एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम किसका होता है, एक्सक्रीशन का पार्ट होता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या रिक्वायर होता है, तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। The breakdown of pyruvate give carbon dioxide water energy take place in, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide water energy take place in mitochondria, तो B is the correct answer। ये सारे MCQ क्वेश्चन हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, फैट हमारी बॉडी में कहाँ डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे फैट का डाइजेशन होता है। फैट रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। द लीवर रिलीज बाइल जूस, जो लीवर है वो बाइल जूस रिलीज करता है, विच emulsifies the fat, it break down the large globules into smaller globules, तो इस जूस की वजह से जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। The small intestine then release juice which convert these fat molecule into fatty acid, अब small intestine को जूस रिलीज करता है जिसकी वजह से ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आप इस प्रोसेस को याद रखेंगे कि जब ये फैट आता है तो ये ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में आता है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, और इसके बाद यहाँ पे कुछ जूस स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करते हैं इसको कन्वर्ट करने में फैटी एसिड्स में। तो इस तरीके से ये फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड, सलाइवा का क्या रोल है, यानी जो थूक या राल होता है उसका क्या रोल है डाइजेशन में। द सलाइवा कंटेन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज होता है आपके माउथ में रिलीज होता है जब आप खाने को च्यूई करते हैं, चबाते हैं, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, तो ये कन्वर्ट करता है शुगर में, यानी कि जो सलाइवा है वो सलाइवरी एंजाइम जिसकी वजह से ये खाने को उसको शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। The food is mixed through the saliva and moved around the mouth and chewing muscular tongue, hence saliva plays a वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो खाने को ब्रेक करने में, सिंप्लीफाई करने में बहुत बड़ा रोल होता है सलाइवा का, क्योंकि आप इसे सोच सकते हो ये ग्राइंडिंग मशीन है माउथ, जहाँ पे ग्राइंड करके खाने को एक सिंपल फॉर्म में भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट क्या होता है और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या कंडीशंस होती हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको पता है क्लोरोफिल होना चाहिए सेल्स में, सप्लाई ऑफ वाटर ग्रीन प्लांट्स में, सफिशिएंट ऑफ सनलाइट और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ CO2 होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और सनलाइट होनी चाहिए। बाई प्रोडक्ट हमारा क्या निकलता है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट या फिर आप बोल सकते हो ग्लूकोज। ठीक है, तो ये तो फोटोसिंथेसिस को हम कई बार कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी हमने पढ़ते वक्त किया था। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एरोबिक रेस्पिरेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म बताओ जो एरोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं। तो इस इतने का आंसर तो ये रहा, सम ऑर्गेनिज्म यूज एरोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट और बैक्टीरिया यूज करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और डिफरेंस की अगर हम बात करें एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे अकर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि एनएरोबिक साइटोप्लाज्म में। एंड प्रोडक्ट CO2 वाटर होते हैं, जबकि एंड प्रोडक्ट अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होते हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 36 ATP, जबकि यहाँ पे 2 ATP। तो ये आपका डिफरेंस हो गया एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का।
अगला है हाउ आर द अल्वियोल डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैस। द अल्वियोल आर थिन वॉल्ड एंड रिचली सप्लाइड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। अल्वियोल का हमने पहले भी पढ़ा है कि वो बहुत ज़्यादा थिन वेसल्स में डिवाइड होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो ऑक्सीजन का या गैस एक्सचेंज होता है वो बहुत अच्छे से हो पाता है। अल्वियोल हैव बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैंस प्रोवाइड मैक्सिमम। ये हमने पढ़ा है कि किस तरीके से ब्रोंकियाई होते हैं और ब्रोंकियाई रूट्स की तरह डिवाइड होते हैं और फर्दर वो ब्रोंक्यूल्स में, और वहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज का एरिया है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी कैसे होती है। Hemoglobin is the protein responsible for transportation of oxygen to the body cells for cellular respiration. Deficiency, देखिए हीमोग्लोबिन की हेल्प से आपके बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ही अच्छे से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो ऑक्सीजन की जो कैरिंग है, ऑक्सीजन को कैरी करना, वो भी कम होगा। ऑक्सीजन को, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो कौन बनाता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से रेड कलर होता है ब्लड का। दिस लीड टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी सेल, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी। और हीमोग्लोबिन की अगर कमी होगी तो एनीमिया नाम की डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी, इसलिए हीमोग्लोबिन को मेंटेन करके रखें। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन क्राइटेरिया इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पे हमने हार्ट वाले फंक्शन में डबल सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा था। डबल सर्कुलेशन का मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, वहाँ पर डबल सर्कुलेशन को अच्छे से समझाया था। वो वाला डायग्राम अगर आप एक बार देख लोगे तो इस कंटेंट को आप खुद लिख सकते हो इन योर वर्ड्स। और नेसेसरी इसलिए होता है जिससे जो ब्लड है, O2 ब्लड एंड CO2 ब्लड, वो मिक्स ना हो पाए। जो हमारा हार्ट होता है, इस प्रोसेस को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। यहाँ पे हमारे 2 पार्ट होते हैं, जहाँ पे जो वन वे ब्लड का सप्लाई होता है, यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे लंग्स के थ्रू कनेक्ट होता है, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के थ्रू कनेक्ट होता है, किस तरीके से पूरा ब्लड का सप्लाई होता है। तो उसी चीज़ को वर्ड्स में लिखना है कि किस तरीके से पंप होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर एक चैम्बर में जाएगा। तो इस वाले के लिए आप उस वाले वीडियो को देख के अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, समझना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेसेसिटी ऑफ डबल सर्कुलेशन, क्यों ज़रूरी है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट आर यूजफुल टू कीप डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो यहाँ पे जो ब्लड है ऑक्सीजन वाला या CO2 वाला, वो मिक्स ना हो जाए। दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड इंश्योर हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ O2। इसकी वजह से ये इंश्योर होता है कि बॉडी में O2 का सप्लाई अच्छे से होगा। दिस यूजफुल केस ह्यूमन हु कॉन्स्टेंटली नीड एनर्जी, क्योंकि ह्यूमन में अपने बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन है हाउ आर द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंस करिए। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम और इन फ्लोएम, जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, वेयर एज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड। वाटर इज ट्रांसपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन, हमने पढ़ा था कि भाई रूट से ऊपर की ओर जाएगा, और जो फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन बोथ डायरेक्शन में होता है, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। अगला क्वेश्चन है कंपेयर एंड द फंक्शन ऑफ अल्वियोल इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी। अल्वियोल लंग्स में और नेफ्रॉन किडनी में, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करके बताना है। तो अल्वियोल और नेफ्रॉन में अगर हम डिफरेंस करें तो अल्वियोल टिनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, और नेफ्रॉन ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इनसाइड द किडनी। ये लंग्स में है और ये कहाँ है, किडनी में है। द वॉल ऑफ अल्वियोल आर वन ऑफ द थिक कंटेन अ एक्सटेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। नेफ्रॉन मेड ऑफ ग्लोमेरुल्स, बमन कैप्सूल एंड अ लॉन्ग रेनल ट्यूब, ये इससे बना होता है, ये इससे बना होता है। अल्वियोल आर द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, और नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी में। सो ये इन दोनों के बीच का बेसिकली डिफरेंस है जो आप लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे ऑल ओवर द क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल क्वेश्चन।
और आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चंस का, वहाँ से आप कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें।